हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DMIT क्लासेस चैनल। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 1 ओबी सेट यानी कि समुच्चय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है, इसका परिचय जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे, समुच्चय का निरूपण जानेंगे, यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेट क्या, सेट यानी कि समुच्चय, सेट समुच्चय क्या होता है, समुच्चय इसका परिचय क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका समुच्चय यानी कि समुच्चय का निर्माण क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे पहला तो परिचय, इसका परिचय जानेंगे, और दूसरा इसकी परिभाषा जानेंगे इस कंडीशन में, और तीसरा जानेंगे समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो देखिए यानी कि सबसे इसका परिचय जान लेते हैं, यानी कि इसका समुच्चय का परिचय यानी कि परिचय, सेट इंट्रोडक्शन इसका मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसके इसके बारे में बताने वाले जर्मन के एक गणितज्ञ थे, यानी कि परिचय में देखा जाए तो एक जर्मन के क्या थे, गणितज्ञ, यह गणितज्ञ थे। और इनका नाम क्या था, इनका नाम था जॉर्ज कैंटन, जॉर्ज कैंटर, यानी कि जॉर्ज कैंटर। और वो जॉर्ज कैंटर थे, इन्होंने ही बताया इसका परिचय, इसके बारे में कि सेट क्या होता है, सेट की डिफिनेशन क्या होती है, सेट का समुच्चय, समुच्चय का निर्माण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। और आइए यानी कि देखिए इनका हम लोग यूज करना, यानी कि सेट परिचय जो सेट होती है, समुच्चय होता है, इसका यूज कहाँ होता है। तो यूज देखिए सबसे पहले जान लीजिए फर्स्ट नंबर में इनका प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग, समुच्चय का प्रयोग कहाँ होता है। तो संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, इसको सेट का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित परिभाषित करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। और दूसरा यानी कि ये तो फर्स्ट कंडीशन में प्रयोग हुआ, और दूसरा कंडीशन में इसको यानी कि जो आप प्रायिकता पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप प्रायिकता जब पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे, प्रायिकता, प्रायिकता में भी प्रयोग में लाया जाता है इस कंडीशन में। तो यानी कि समुच्चय जो सेट होते हैं, इसका देखिए संबंध एवं फलन में भी प्रयोग होता है, और जो आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि समुच्चय, उसमें भी प्रयोग में, उसमें उसके में भी प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ पे भी पढ़ने में। तो आप जानिए यानी कि देखिए समुच्चय के डिफिनेशन, ये तो परिचय रहा यानी कि इनके बारे में रहा, और समुच्चय की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से परिभाषा में, तो समुच्चय समुच्चय की डिफिनेशन यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को या भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। आप इस डिफिनेशन से समझें कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित भाषित संग्रह, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या सेट कहलाता है, यानी कि समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है इस कंडीशन में। या और यानी कि आर करके अगर डिफिनेशन देखें कि
वस्तुओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है। वस्तुओं का ऐसा समूह जो विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है। विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। देखिए, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है, और वस्तुओं का ऐसा समूह जो विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है, यानी कि उसका मान एक सटीक मान में हो, ऐसे समुच्चय को, ऐसे गुण को समुच्चय कहा जाता है। या एक कंडीशन में और देखें कि समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है, समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित होती हैं। देखिए, आप इस तरीके से कि आर करके या करके आप और भी लिख सकते हैं कि वस्तुओं यानी कि समुच्चय का ऐसा समूह, समुच्चय का ऐसा समूह, ऐसा समूह होता है, ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट, जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित सुनिश्चित होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय यानी कि सेट कहा जाता है। तो आप इन सारी डिफिनेशन को एकदम अच्छी तरीके से समझिए। और यानी कि देखिए, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो सबसे पहले सुपरिभाषित हम लोग जान लें। यानी कि देखिए, अगर आप सेट में घुसते हैं, सेट में अगर जाते हैं आप, तो सेट में भी कई प्रकार के होते हैं, यानी कि उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे क्या होता है, यानी कि तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ता है। तो उसी प्रकार से देखिए, समुच्चय के डिफिनेशन में सुपरिभाषित संग्रह है। तो सुपरिभाषित को थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि सुपरिभाषित क्या होता है इस कंडीशन में। तो इस तरह से सुपरिभाषित परिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित। तो किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना ही, यानी कि कोई भी वस्तु हो या किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर उसको सटीक से यानी कि ठीक रूप से अगर कुछ भी निर्णय लिया जाता है, तो वह वस्तु क्या कहलाता है? सुपरिभाषित होता है अथवा नहीं। यानी कि अगर वह सटीक से निर्णय लिया जा रहा है तो वो सुपरिभाषित होगा, और अगर नहीं लिया जा रहा है तो सुपरिभाषित नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से आप देखिए डिफिनेशन में कि किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना ही वह वस्तु उस संग्रह में वह वस्तु उसमें, यानी कि देखिए, किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना ही सुपरिभाषित कहलाता है। या होता अगर नहीं होगा तो वह सुपरिभाषित नहीं होगा। लेना ही वह वस्तु संग्रह में है अथवा नहीं, अगर होगा तो वह सुपरिभाषित होगा, नहीं होगा तो वह सुपरिभाषित नहीं होगा। उस वस्तु में वह वस्तु उसमें संग्रह में है अथवा नहीं, है अथवा नहीं। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल की इस कंडीशन में अगर देखा जाए यहाँ पर, जैसे इस तरीके से अगर ये कोई समूह कर लीजिए ग्रुप है, यानी कि ग्रुप समुच्चय है, ए है, और इसमें इस ग्रुप में अगर सपोज कीजिए ए बी सी डी इस तरीके से है और डी इससे बाहर है, तो समूह यानी कि ग्रुप में कौन है? निश्चित रूप में निर्णय लेना ही कौन है? ए बी सी डी है, जबकि ई नहीं है। तो इस कंडीशन में रहा। या बाय द वे अगर आप यानी कि इस तरीके से और एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि एग्जाम्पल फर्स्ट के बारे में, यानी कि पहला एग्जाम्पल लिया जाए कि भारत की नदियाँ,
ये भारत की नदियाँ क्या क्या होंगी? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपको में, देखिए कि भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियाँ में जो भारत की नदी होगी वही तो आएगी। जैसे गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, कावेरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, जो भी हूँ, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कृष्ण और ये नील। देखिए नील जो है भारत में नहीं है, तो ये भारत की नदियाँ नहीं होगी, बाकी ये सब नदियाँ हैं। तो यानी कि सुस्पष्ट निश्चित रूप से निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो ये सब निर्णय हो रहे हैं यानी कि निश्चित रूप से आ रही हैं, तो ये सब क्या है? सेट है इस कंडीशन में। और अगर यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखा जाए, जैसे अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि विश्व के 5 महान वैज्ञानिक, ये इस तरीके से विश्व के 5 महान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, तो विश्व के 5 महान वैज्ञानिक में क्या क्या आएंगे? तो जैसे देखिए ये हमारा मत, यानी कि सबके मत, सबके विचार अलग अलग होंगे। जैसे हमारे विचार कुछ दूसरा होंगे और आपके विचार कुछ दूसरे होंगे। आप एडिसन को बोलेंगे, आप किसी दूसरे को बोलेंगे, न्यूटन को बोलेंगे, या मैं किसी अल्बर्ट आइंस्टीन को बोल, मतलब तमाम प्रकार की। देखिए आपका मत अलग और मेरा मत अलग। तो इस तरीके से देखिए सुस्पष्ट नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। तो ये इस कंडीशन में क्या बनता है? माँ विश्व के 5 महान महान वैज्ञानिकों में ये जो है सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि सबकी मत क्या है? अलग अलग है। तो ये बाय द वे ये जो है सेट नहीं बन सकती, एग्जाम्पल के तौर में ये सेट नहीं बन सकती है। तो यही यानी कि सेट का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के बारे में, सुपरिभाषित के बारे में, किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना ही उस वस्तु का सुपरिभाषित यानी कि सेट कहलाता है। और सेट में ही आता है सुपरिभाषित संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, यानी कि समुच्चय कहलाता है। तो इस कंडीशन में अब देखिए आगे, जैसे अब यानी कि समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से अपन जान लेते हैं कि देखिए आप यहाँ से कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को भाई किसी का भी एक चिन्ह होता है ना प्रदर्शन करने के लिए, तो समुच्चय को भी कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे उसका निरूपण किया जाता है, कैसे उसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसकी जलवा क्या है, उसको कैसे दिखाया जाता है, उसको कैसे किस नाम से पुकारते हैं, तो यह भी तो जानना जरूरी है ना। तो इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, समुच्चय की अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड यानी कि जो ए से जेड तक आते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते। समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा, बड़े अक्षरों के द्वारा, बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या क्या होता है वह, ए से भी प्रदर्शित करते हैं, बी से भी, सी से भी और डी से भी, डॉट 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 ए टू जेड, ठीक ना। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इस तरीके से यानी कि ए बी सी डी जो भी, और ये सब क्या है? अवयव है, यानी कि समुच्चय के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों या बड़े अवयवों के द्वारा, बड़े अक्षरों के अवयवों के द्वारा निरूपित करते हैं। तो अवयव, सबसे पहले अवयव जान लेते हैं क्या होता है कि अवयव, देखिए इस कंडीशन में कि अवयव क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुएं समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। यानी कि कोई भी अलग अलग अवयव हो, ए हो, बी हो, सी, यानी कि वह ए रहेगा तो वही अवयव नहीं कहलाएंगे भाई, अलग अलग अवयव होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न वस्तुएं समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। इस कंडीशन में भिन्न वस्तुएं समुच्चय के
समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। इस कंडीशन में रहा, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुएं समुच्चय के अवयव कहलाते हैं और अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं या निरूपित करते हैं, सेम जब उसके अवयव होंगे, समुच्चय के जो अवयव होंगे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे इस कंडीशन में अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल के तौर में, तो ये आप देखिए ABCDE इस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ए रहा। और देखिए यानी कि आप इसके बारे में हम लोगों ने जाना, अब आगे हम लोग जानते हैं कि कुछ विशेष समुच्चयों का निरूपण। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखिए कि कुछ विशेष समुच्चयों का निरूपण, इन सभी यानी कि कौन किससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर फर्स्ट में आता है कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पहला क्या है कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इनको निरूपण किस तरीके से करेंगे, किससे, तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन से, एन यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और दूसरी कंडीशन पे आती है अपना सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये W से। और तीसरा है अपना सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और इसको जड़ से, इंटीजर नंबर। और तीसरा है, चौथा है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय रीजनल इन रीजनल संख्याओं समुच्चय, और इनको प्रदर्शित करते हैं Q से। और पांचवा है अपना सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसको I से यानी कि इंटीजर वैल्यू, तो इसको इंटीजर नंबर से प्रदर्शित करते हैं यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और लास्ट है छठवां सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर से यानी कि R से प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर में से होता है वास्तविक संख्या, तो इनको अपन R से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये रहा सबका रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण, कौन किससे प्रदर्शित होता है, इन सभी चीज़ों का। तो ये सब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ये काम में आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अगर समुच्चय ए में कोई भी अवयव हो, यानी कि समुच्चय ए में अगर एक अवयव है, ए में एक अवयव ए है सपोज कीजिए, तो यानी कि इसको जब ए में एक अवयव होगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यानी कि देखिए आप, स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। तो जो ए, ये इसको क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग। क्या पढ़ा जाता है इसको, बिलोंग, BELONGS, बिलोंग्स टू। और हिंदी में पढ़ते हैं संबंधित, संबंधित है। यानी कि ए कैपिटल ए से संबंधित है, या ए इज बिलोंग्स टू ए। अगर यही चीज यानी कि समुच्चय ए में एक अवयव है, अगर समुच्चय ए में अवयव बी नहीं है या ए निहित है, सपोज कर लीजिए कुछ भी, आप इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से इस कंडीशन में कि समुच्चय ए में अवयव बी निहित है, निहित नहीं है, इस कंडीशन में, तो इसको पढ़ा जाएगा बी, बी इज नॉट बिलोंग, बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी ए, इसमें। और इसको यानी कि बी ए से में निहित नहीं या इस कंडीशन में, तो इसको पढ़ा जाएगा जो ए, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, और ये इस तरीके से अगर क्रॉस कर दिया जाए तो इसको पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू, या हिंदी में इसको पढ़ें तो संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, इस कंडीशन में। अब आगे आइए पढ़ते हैं कि समुच्चय निरूपण की विधियां, कि समुच्चय निरूपण की विधियां, समुच्चय कितने प्रकार की होती है, इसका विधियां क्या है, इन सभी चीजों के। निरूपण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, समुच्चय निरूपण की विधियां पढ़ा जाए यहाँ पर, तो समुच्चय निरूपण की विधियां इस कंडीशन में देखा जाए तो यहां पर देखिए, यानी कि रिप्रेजेंटेशन बाय मेथड्स ऑफ सेट्स, तो यानी कि इसकी जो विधियां हैं वो दो विधियां हैं, दो टू टाइप्स की विधियां हैं इस कंडीशन में। तो पहला देखा जाए यहाँ पर, तो पहला क्या है, तालिका विधि। पहला क्या है यहाँ पर, तालिका, तालिका विधि। और इसी को बोलते हैं क्या, सारणी विधि। तालिका विधि को ही जाना जाता है एक नाम से और सारणी विधि, या एक नाम से और जाना जाता है सूची विधि, सूचीबद्ध या सूची विधि, इस कंडीशन में। और तालिका को पढ़ा जाता है टूबलर, इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ से, तो इसको पढ़ा जाता है टबलर, TABULAR, टबलर। और इसको टबलर मेथड, और सारणी विधि को लिस्टिंग, लिस्टिंग मेथड। और सूची विधि को पढ़ा जाता है रोस्टर, रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। तो ये जो यानी कि सबसे ज़्यादा यही करके पूछता है रोस्टर मेथड यानी कि सूची विधि। रोस्टर को हिंदी में भी लिखा जाता है रोस्टर मेथड। इस कंडीशन में आइए दूसरे के बारे में जाने कि दूसरा विधियाँ हैं। तो दूसरे विधि के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, वो होता है गुण विधि, गुण विधि, या इसको और एक नाम से जानते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इस कंडीशन में। तो यानी कि देखिए गुण विधि, गुण विधि को क्या जानते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी जो भी हो, प्रॉपर्टी मेथड। और इसको समुच्चय निर्माण विधि को इसको पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, इस कंडीशन में। तो समुच्चय निर्माण विधि बहुत इंपॉर्टेंट, यही सब ज़्यादा करके पूछता है, और रोस्टर विधि।
तो आइए यानी कि एक एक करके जानते हैं। सूची विधि यानी कि जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारणी विधि, तालिका विधि इसको एक बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो पहला क्या है, पहला विधि अपना यानी कि सूची विधि जिसको बोलते हैं रोस्टर विधि। सूची विधि या सूचीबद्ध भी पढ़ते हैं उसको। सूची विधि यानी कि रोस्टर मेथड, मेथड इस कंडीशन में। तो जान लेते हैं कि सूची मेथड में इसमें क्या मतलब कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो पहला यानी कि जो पहला आएगा वो सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि उसको सूचीबद्ध यानी कि लाइन वाइज में लिखा जाता है, किया जाता है। और दूसरा है अपना कि अवयवों को अर्धविराम, अवयवों को अर्धविराम जिसको बोलते हैं कामा, कामा के द्वारा अलग अलग किया जाता है, के द्वारा अलग किया जाता है। और तीसरा है कि सभी अवयवों को मझले कोष्टक में लिखा जाता है जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। सभी अवयवों को मझले कोष्टक जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखा जाता है, में लिखा जाता है इस कंडीशन में। तो यानी कि देखिए, यानी कि जो सूची विधि रोस्टर मेथड की होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होती हैं। तो सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, अवयवों को अर्धविराम यानी कि कामा के द्वारा उसमें लिखा जाता है, सभी अवयवों को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल में देखा जाए, यानी कि एक एग्जांपल लेकर के अगर देखा जाए तो आपको बेहद समझ में आएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये है 10 से कम, 10 से कम धनात्मक सम संख्या, सम संख्याओं का समुच्चय। तो यानी कि रोस्टर मेथड से देखिए 10 से कम 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम धनात्मक सम संख्या क्या होंगी, तो ये सब लोग जानते हैं ना कि 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 10 से कम सम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि समुच्चय मत बताइएगा कि 10 से कम धनात्मक संख्या कौन कौन सी होंगी, सम। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कि कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जैसे, तो सबसे पहले समुच्चय को ए से रिप्रेजेंटेशन करते हैं यानी कि कैपिटल ए से, और इसमें लिखा गया है कि सभी अवयवों को मझले कोष्टक में लिखा जाता है। तो मझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में लिखा हमने। और 10 से कम सम धनात्मक संख्या क्या होगी, ये 2 होगी, 4, 6, 8, 10 तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उससे कम कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो ए है ये रोस्टर मेथड में लिखा गया, और 2, 4, 6, 8 ये कामा कामा करके लिखा गया। तो अवयवों को कामा के द्वारा अलग अलग किया जाता है, तो कामा कामा के द्वारा अलग किया। अगर बाय द वे अगर कामा नहीं लगाया जाता तो 2468 यानी कि 2040 2468 के फॉर्म में हो जाता। तो इस कंडीशन में नहीं। तो जो यानी कि उसके प्रॉपर्टीज बताए जाते हैं, गुण बताए जाते हैं, वे वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं सभी कंडीशन को अगर कोई भी स्टूडेंट अगर समझ रहा है तो बाय द वे अगर कोई भी टॉपिक मिलता है तो वह टॉपिक उसे छूट नहीं पाता है। तो आइए चलते हैं, और एक बात आप जान लीजिए कि नोट करके कि मतलब सूची रूप में यानी कि रोस्टर मेथड के द्वारा जो सूची रूप होते हैं यानी कि रोस्टर मेथड के द्वारा होते हैं, इस कंडीशन में आप जानिए कि सूची रूप में, सूची रूप में जो रोस्टर मेथड होता है
मेथड के द्वारा सेट्स को निरूपित करते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर इस कंडीशन में, और एक एग्जांपल लिया जाए तो स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, ये है ना, स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय इस कंडीशन में। तो स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय है। तो अगर इसका समुच्चय निर्माण रूप किया जाए तो आप देखिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, और ये करली ब्रैकेट, यस लगाएंगे, सी लगाएंगे, एच, ओ और यल। एक ओ यहाँ पर छूट गया, क्यों? क्योंकि नोट में लिखा गया है कि सूची रूप में रोस्टर मेथड जो भी हो के द्वारा सेट को निरूपित करते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओ डबल है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत आवश्यक नहीं है। यही सेट का नियम होता है। तो इस कंडीशन में आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। और जो दूसरा अपन समझेंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। समुच्चय निर्माण विधि जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेट बिल्डर, BUILDER मेथड्स इस कंडीशन में। तो जानिए कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक गुण सर्वनिष्ठ होता है। सर्वनिष्ठ माने प्रधान होता है, सर्वनिष्ठ होता है, जो समुच्चय के बाहर उपस्थित अवयवों में नहीं होता है। जैसे अगर इसको बाय द वे अगर समझा जाए तो ये सेट यक्स सच दैट यक्स, जैसे जो इसको पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है सच दैट, या इस प्रकार, यक्स इस प्रकार। जैसे आप कुछ भी मतलब अगर कोई कहना होता है, जैसे किसी के बारे में आप पढ़े होंगे इस तरीके से कहानियों में कि मोहन, उसके बाद इस तरीके से लगा जाता है कि मोहन कहना क्या चाह रहा है। आप पढ़े होंगे बहुत भी मतलब स्टोरी में, तो इस तरीके से लिखा रहता है कि वह क्या कहता है, शर्मा जी क्या कहते हैं, वर्मा जी क्या कहते हैं इस कंडीशन में। तो वहाँ पर इस तरीके से लगाया जाता है सच दैट, यानी कि इस प्रकार। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? सच दैट या इस प्रकार, हिंदी में बोले तो इस प्रकार। तो यह माने इसके यह सच यक्स सच दैट यक्स, ये कहना क्या जा रहा है, तो इसमें यह निरूपित करता है। और इसको यानी कि इसी को एक तरीके से और रिप्रेजेंटेशन करते हैं यक्स या ऐसे, यह भी उसका मतलब यही होता है। तो ये ज़्यादातर रूप यही फॉर्म में आता है, इस तरीके से बहुत कम आता है। तो मतलब जानिए आप दोनों चीज़ के बारे में इस कंडीशन में। तो यानी कि अगर यह कहना क्या चाह रहा है, अगर इसको एग्जाम्पल तौर पे समझाए तो आपको और आसानी समझ में आएगी। देखिए एक तरीके से एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए आप एक एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए इसको, यानी कि जो समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग सेट बिल्डर मेथड में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में क्या कहता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो रोस्टर में आएंगे, रोस्टर में हम लोग लिखेंगे रोस्टर मेथड में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपना स्वर कौन कौन सा आएगा? ए आएगा, ई, आई, ओ, यू, इतने चिन्ह आएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के
ये स्वर हुए हैं। और यानी कि सेट बिल्डर मेथड समुच्चय निर्माण विधि में देखा जाए तो आप इस तरीके से देखिए कि सेट बिल्डर मेथड में जो ये कहता है तो ये कहेगा यक्स सच दैट यक्स, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है इस कंडीशन में। तो बाय द वे यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो यक्स है ये एक एक करके अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर आता ही रहेगा, तो इस कंडीशन में। और यहाँ पर अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए इस कंडीशन में, ये आप देखिए कि 10 से कम जो हम लोग लिखा थे वहाँ पे लिखे गए थे, जो हम लोग वहाँ पे एक प्रश्न किए थे कि 10 से कम सम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में कि 10 से कम धनात्मक सम संख्या, 10 से कम सम धनात्मक संख्या, तो रोस्टर में क्या आएगा, ए में आएगा 2 4 6 8 यही आएगा। और जो अपना यानी कि सेट ये रोस्टर में आएगा और ये सेट बिल्डर मेथड में ए जो आएगा ये आएगा, देखिए आप यक्स यक्स सच दैट यक्स। और एक सम धनात्मक, एक धनात्मक सम संख्या, एक धनात्मक सम संख्या, तो जो एक धनात्मक सम संख्या वो होगा यानी कि 2 से रिप्रेजेंट करेगा, 2 से बढ़ता चला जाएगा, यानी कि यक्स ये मतलब आएगा 2 4 6 8 मतलब इसके बराबर भी होगा और बड़ा भी होता चला जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये यानी कि 10 से छोटा हो, यानी कि 10 ये एक्स मतलब इतना तक आना चाहिए कि यह 10 से छोटा ही तक रहे। तो इस कंडीशन में इस तरीके से इसको निरूपण करते हैं। तो ये रहा यानी कि सेट के मेथड, सेट की मतलब ये टाइप्स, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। और कल क्लास 11th की कल से लेक्चर और हम लोग अच्छा यानी कि उसके बारे में और अच्छी चीज़ जानेंगे। तो यहाँ पर यह लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हुआ और मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।